हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है गुडविल का चैप्टर, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमने सारे के सारे पॉइंट्स देख लिए थे कि अगर हमारा एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में देख लिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में क्या इफेक्ट पड़ता है गुडविल का, और तीसरा रिटायरमेंट के बेस पे भी देख लिया था। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, सर एक पर्सन है, उस पर्सन ने एक चलती हुई पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करने का सोचा। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक पार्टनरशिप चल रही है उसी को ज्वाइन कर लेता हूं, रादर देन मैं एक नया बिजनेस सेटअप करूं। तो इसके अंदर हमारे पास में हमें सीखने को क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलेंगे, हमारे को क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमारी निकाली जाती है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकाली जाती है, प्लस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये 5 टॉपिक इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहली चीज जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक पार्टनर एडमिट हुआ, एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है जी, यानी कि आपकी और मेरी पार्टनरशिप चल रही थी और हमारा एक दोस्त, एक कॉमन फ्रेंड उस पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा। लेकिन वो कहता है मैं आपके बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे दिखाएं, यानी कि आप ये बताएं कि आपके एसेट्स कितने के हैं और आपकी लायबिलिटी कितने की है। हमने उसके सामने अपनी बैलेंस शीट रख दी, हमने कहा लो देख लो। कहते नहीं नहीं, ये तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर है, ये वैल्यूज तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर है। एक्चुअली हो सकता है कि वैल्यू कुछ और हो, तो इसकी वैल्यूएशन भी हमें करनी पड़ेगी। यानी कि उस पार्टनर ने क्या बोला कि इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए की दिख रही है, वो चाहता है कि इसको रिवैल्यूएट करके चेक किया जाए कि ये सच में 5 लाख की है या नहीं। ओके, अब ये सिर्फ कहने की बात है कि नया पार्टनर चाहता है या पुराने पार्टनर चाहते हैं रीवैल्यूएशन करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर होते हैं क्या, एसेट्स और लाइबिलिटी। अब मैं बात करूंगा आपके सामने एसेट्स की और लाइबिलिटी की, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको आप इससे अलग रखिएगा, उसको इससे आप अलग रखिएगा, आप रिजर्व्स को अलग रखिएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को अलग रखिएगा, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का अगर कोई बैलेंस या लॉस टू डेट अगर हमारे पास दिखाई दे रहा है तो उसको भी अलग रखिएगा। तो मैं क्या कहता हूं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर शॉर्ट में एक बार दोबारा से बता दो कि किन किन चीजों को छोड़ना है। बिल्कुल बताऊंगा बच्चों, देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे पास में एसेट्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल लिखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है सर बिल्स पेबल, ठीक है, यहां लिखे हुए हैं सर जनरल रिजर्व्स, यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, एसेट साइड पे लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है लॉस टू डेट एसेट साइड पे, और बाकी सारे प्लांट एंड मशीनरी, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एसेट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। तो यही चीजें हमारे को दिखाई देती है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि जिन चीजों से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होता है उनको हाथ नहीं लगाना। किसको हाथ नहीं लगाऊं? सर मैं कैपिटल को हाथ नहीं लगाऊंगा, सर मैं जनरल रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, P&L को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, क्यों नहीं हाथ लगाऊंगा? क्योंकि सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होता है और मैं सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, लॉस टू डेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है,
वो बैलेंस शीट, वो क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। आओ एक बारी फिर से समझा दूं, एक बारी बता दूं कि ये लॉस टू डेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने इस चीज के ऊपर तो रट्टे मारे होते हैं कि सर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां इफेक्ट करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट करता है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉस टू डेट। देखो बेटा, बात क्या थी, ए और बी एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे और उनके पास में क्या थे सर, कुछ लॉसेस थे जिसको वो अपने एसेट्स की तरह से दिखा रहे थे, या फिर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे जिसको कि वो लंबे समय में जाकर के अमोर्टाइज करने वाले थे, धीरे 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 राइट ऑफ करने वाले थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो नया पार्टनर क्या बोलेगा कि सर ये लॉस टू डेट जो है ये मेरी वजह से थोड़ी है, ये मेरी वजह से थोड़ी है, ठीक है, तो आप इसको राइट ऑफ कीजिए, आज ही खत्म कीजिए, या फिर जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपने अमोर्टाइज करने के लिए रखे हुए लंबे समय के लिए, तो आप उसको अमोर्टाइज कर दीजिए। देखो होता क्या, अगर ये पार्टनर एडमिट नहीं होता तो हम इन लॉसेस को अपने पास में क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करते हर साल। अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर चेंज नहीं आता, हमारा नया पार्टनर एडमिट नहीं होता, तो हम क्या करते, इन चीजों को हम कहां से एडजस्ट करते, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से धीरे 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 करके अमोर्टाइज हो जाते, और हमारे प्रॉफिट्स इनकी वजह से कम होते और फिर कैपिटल में आते। आज क्योंकि चेंज आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सर हमारे मंसूबे तो थे कि लंबे समय में इसको राइट ऑफ करेंगे, लेकिन आज हमारे मंसूबे फेल हो चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो कैपिटल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं हमारे को एसेट साइड पे, इसको हमें आज ही राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, राइट ऑफ करने के लिए हमें अपनी कैपिटल का यूटिलाइजेशन करना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि सर जो हमारे पास में कैपिटल है उसके अंदर, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है ए और बी की, उसका अधिकार है कि वो जनरल रिजर्व अपने पास रखे। क्यों, क्योंकि ये जनरल रिजर्व कहां से बनाए गए हैं, उसकी खून पसीने की कमाई से बनाए गए हैं। उसका ये अधिकार है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लायबिलिटी वाला बैलेंस वो अपने पास रखे। क्यों, क्योंकि ये उसकी खून पसीने की कमाई थी, पीछे सालों के एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे ये। अब जब ये इन चीजों को लेते हैं तो सर फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी तो इन्हीं का कर्तव्य है ना, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा और लॉस टू डेट भी माइनस हो जाएगा, लॉस टू डेट भी माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इनके पास में क्या आ जाएगी, इनकी नेट कैपिटल आ जाएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स फ्रॉम बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीजों के ऊपर तुम्हारा अधिकार बनता है उनको हटा दो और फिर रिमेनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करो। यानी कि नया पार्टनर क्या कह रहा है, भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स और लाइबिलिटीज तो ये हैं, बाकियों पे तो तुम्हारा ही अधिकार है, बाकियों पे तो तुम्हारा ही अधिकार है या तुम्हारे ही कर्तव्य हैं, ये कह रहा है नया पार्टनर, और कह भी बिल्कुल सही रहा है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास में, एडजस्टेड कैपिटल आ जाती है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुद्दा हमारा एडजस्टेड कैपिटल सीखने का नहीं था, हमारा तो रीवैल्यूएशन सीखने का था, लेकिन लगे हाथों हमने एडजस्टेड कैपिटल को भी सीख लिया कि किस तरीके से हमने इसको बैलेंस को निकाला। ये नहीं करना अभी हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि हमारे पास में जो एसेट्स हैं या जो लायबिलिटीज हैं जो कि नए पार्टनर के आने से पहले की हैं, उनका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमने सीखना है। तो बैलेंस शीट के अंदर किस चीज का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये बात समझ में आ गई ना? हाँ सर समझ में आ गई है। सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज अदर देन दोज आइटम जिसके ऊपर की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट पड़ने वाला है, उनको छोड़ करके। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आप लोग 22 मिनट लेट हैं और मैंने आपके आने से पहले ना काफी अच्छी चीज बताई है, तो अब जो है वो आप रिकॉर्डिंग में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार प्रणाम है आप लोगों को। ठीक है, जो लेट लेट आते हैं, जब आप लोग लाइव क्लास में आते थे ना
तब आप लोग बहाना बनाते थे, क्या बहाना बनाते थे? सर ऑटो नहीं मिला। अब घर के अंदर बस नेट कनेक्ट करना है और नेट तो हमेशा ही कनेक्टेड रहता है, फिर भी आपको ऑटो नहीं मिल रहा। चलो खैर, आ जाओ जी, इधर देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये होते हैं इसके अंदर दो चीजें सर, एक तो होते हैं एसेट्स, है ना, और दूसरी होती हैं हमारे पास में लाइबिलिटीज। अब एसेट्स होते हैं दो तरीके के, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। कौन कौन से? सर एक तो रिकॉर्डेड और एक अनरिकॉर्डेड। ठीक है जी, ऐसे ही लाइबिलिटीज भी होती हैं दो तरीके की, सर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब नया पार्टनर एडमिट होगा ना, तो वो चेक करेगा कि भाई एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, और उसको मिलेंगी या तो कुछ रिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, और इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी। सर अगर रिकॉर्डेड एसेट के अंदर, अगर रिकॉर्डेड एसेट के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो चेंज दो तरीके का हो सकता है। क्या? या तो वो इंक्रीज हो सकती है और या फिर वो डिक्रीज हो सकती है ना? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हुआ, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या है एंट्री बनाएंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बना देंगे। ओके जी, अच्छा जी, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से हमारे पास में नॉमिनल अकाउंट की तरह काम कर रहा है, कि इंक्रीज और डिक्रीज को हम वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि इनकम या फिर एक्सपेंडिचर की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये दो एंट्री हमारे पास में बन जाएगी। अच्छा सर, इनका ना डिफरेंस आएगा, यानी कि मान लो पुरानी वैल्यू जो थी, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन वैल्यूज, इन दोनों में ही डिफरेंस इन वैल्यू की अमाउंट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो 5 लाख की थी, हमने रीवैल्यूएशन किया प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो कितने की मिली? वो 2 लाख रुपए की मिली। तो जो डिफरेंस है ना 3 लाख रुपए, ये इफेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, डिक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लाख। डन, नोट कर लिया? अच्छा सर, अब देखो जो सर आज, हाँ जी बेटा सर एक डाउट था। बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो रिवैल्यूएशन होता है वो नए पार्टनर के एडमिट पे ही मतलब वो किया जाता है या पहले भी कर सकते हैं हम? किसी भी तरीके का पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर चेंज होने पे रिवैल्यूएशन हो सकते हैं। किस टाइप के चेंजेस सर? नया पार्टनर आ जाए, पुराना पार्टनर चला जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए। अच्छा, ठीक है, ओके सर, यस सर। अच्छे, चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डेड एसेट तो रिकॉर्डेड थे, तो हमें पता लगता है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो गया क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में थे, है ना। अगर मान लो कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उसके अंदर इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, यानी कि हमें मिला ही आज है, वो मिला ही आज से पहले हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो सर आज से पहले हम इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास में एंट्री क्या बन जाएगी? मतलब एक तरीके से हो जाएगा कि एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया। अच्छा, ये भी एसेट पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये भी एसेट था, हमने तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था, तो वो एसेट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या है जी, एसेट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो हमारी क्या नाम है वो एंट्री क्या बन जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, क्योंकि एसेट बढ़ गया,
और इससे रीवैल्यूएशन के अंदर एक तरीके की इनकम का प्रतीक है, यानी कि ये बढ़ गया, हमारा बेनिफिट बढ़ गया। ठीक है जी। और ये आएगा हमारी फुल वैल्यू पे, फुल वैल्यू पे। क्यों सर? क्योंकि यहां पे तो डिफरेंस है ही नहीं ना, यहां तो डिफरेंस है ही नहीं, कंपेयर किससे करोगे, इसलिए ये अपनी फुल वैल्यू पे आएगा। ठीक है, चलें जी आगे। ऐसे ही भाई साहब हमारे पास में लाइबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं, और लाइबिलिटी का भी यही होगा। क्या होगा सर? रिकॉर्डेड लाइबिलिटी होंगी, और रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के अंदर या तो आ जाएगा इंक्रीज और या फिर आ जाएगा सर डिक्रीज, दो ही काम हो सकते हैं। अगर सर इंक्रीज हुआ तो एंट्री क्या बन जाएगी? जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे जी? हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट। ओके जी। अगर डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे सर? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरीके से लाइबिलिटी के कम होने से प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, और लाइबिलिटी के बढ़ने से एक तरीके से लॉसेस, तो वो क्या हो गया जी? रीवैल्यूएशन वहां पे डेबिट हो गया। ठीक है जी। ओके सर, क्या ये भी डिफरेंट आएगा? डिफरेंस आएगा इनके अंदर भी? हाँ जी, डिफरेंस इन वैल्यू, यही रिकॉर्ड किया जाएगा, विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा सर, ठीक है, समझ गए। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई तो भाई आज हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस में आ रही है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। छोटे छोटे बच्चे हो ना तुम, देर से आते हो। कर लिया नोट? जिसने कर लिया ठीक है, नहीं क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलता हूं आगे। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे सामने आ गया है। सर आपने हमें जो जर्नल एंट्री सिखाई उनके हिसाब से एसेट में अगर डिक्रीज आ गया तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। इंक्रीज आ गया तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीज आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, और अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज आ गया तो वो क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आज रिकॉर्ड करेंगे तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इस पूरे का पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद सोच करके देखो, सोच करके देखो, सोचना, मेरी बात को ध्यान से सोचना। एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर लिया। अब मान लो प्लांट एंड मशीनरी घट गई है, कितने से? 2 लाख से, और लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, कितने से? 5 लाख से। तो 5 लाख से बढ़ा रिवैल्यूएशन और 2 लाख से घटा, तो भाई साहब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए को क्या मानूं सर? ये 3 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये 3 लाख रुपए प्रॉफिट्स हैं। इन प्रॉफिट्स को मैं किसको दे दूं? बांट दूं क्या इसको? मैं रोड पे फेंक दूं क्या? नहीं नहीं सर, इनको आप ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। क्यों सर ओल्ड पार्टनर्स को ही क्यों दूं? अरे भैया, नया पार्टनर तो अभी ज्वाइन कर रहा है ना, तो नए पार्टनर तो अपना जलवा आज से दिखाएंगे, आज के बाद से। लेकिन ये उन एसेट्स और लाइबिलिटी के वैल्यू से हुए प्रॉफिट या लॉसेस हैं जिन पे जलवा किसने दिखाया था? ओल्ड पार्टनर्स ने दिखाया था। तो अधिकार भी किसका है? अधिकार है ओल्ड पार्टनर्स का। तो सर जो भी प्रॉफिट्स हुए वो ओल्ड पार्टनर्स में, या फिर जो लॉसेस हुए वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर की रेशो में ही जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? अच्छा जी,
अब सुनो आगे की कहानी। यहां तक कि बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट माइक ऑन करो। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलो ओके, डन, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। आगे क्या हुआ, नए पार्टनर की जिद के ऊपर हमने रिवैल्यूएशन तो कर लिया, नए पार्टनर की जिद के ऊपर हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, ठीक है। अब ना पुराने पार्टनर्स क्या कहते हैं, पुराने पार्टनर्स क्या कहते हैं, कहते हैं यार देखो ऐसा है, हम खाम में बैलेंस शीट्स की वैल्यू को छेड़ेंगे। देखो छेड़ना तो पड़ेगा ना। जो एसेट 5 लाख की दिख रही थी वो एसेट अब 7 लाख की दिख रही है, जो एसेट 3 लाख की दिख रही थी वो 8 लाख की दिख रही है। इस तरीके से चेंज कर दिया, छेड़छाड़ कर दी, तो नई बैलेंस शीट बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। अब छेड़छाड़ कर दी। अब छेड़छाड़ करने के बाद 31 मार्च को जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, जितने भी मेरे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, सोचो मैं क्या करूं, अपनी एक बैलेंस शीट आपको एक दिन पहले दिखाऊं और एक दिन बाद उसके अंदर सारा फेरबदल कर दूं, तो तुम मुझे जीने दोगे? तुम कहोगे अरे सर ये रातों रात आपका रीवैल्यूएशन हो गया, आपके प्रॉफिट्स भी आ गए, इसका मतलब आपकी ये जो क्या नाम है बैलेंस शीट थी ये ट्रू एंड फेयर नहीं थी, इसका मतलब आपने पहले कोई धोखाधड़ी कर रखी थी। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दिक्कत पेश आ जाएगी, और ये ऑडिट करवाना तो है बहुत जरूरी। तो ना हमने क्या किया, हमने बोला नए पार्टनर को और ओल्ड पार्टनर्स ने और नए पार्टनर ने मिलकर के ना डिसाइड किया। हमने कहा बात सुनो, आ जाओ पास में आ जाओ सारे के सारे, बोले क्या करना है? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना वो ऑडिटर हमारी बैंड बजा देगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे ऊपर पेनल्टीज लगवा देगा, मत करो इसके साथ में छेड़छाड़। फिर क्या करें? अब नया पार्टनर अपनी जिद पे अड़ा हुआ, कहता कि नहीं जी मैं तो क्या नाम है इसको रिवैल्यूएट करवाऊंगा। पुराने पार्टनर कह रहे हैं पागल है, मरवाएगा यार तू तो हमारे को। अब एक बात आई बीच में, हमने कहा देखो बात सुनो, एक काम करते हैं, इस मेन बुक को ना हाथ नहीं लगाते, जो हमारी मेन बुक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, बैलेंस शीट, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। बोला फिर क्या करोगे? हमने कहा एक ना रफ कॉपी अलग से लगा लेते हैं। आप भी करते हो ना ऐसा? सोचो पापा को कोई सामान का हिसाब देना है, उससे पहले आपने उसके अंदर कोई घपलेबाजी भी की हुई है, और वो घपलेबाजी का पैसा आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। क्या किया आपने घपलेबाजी? सर दोस्त के साथ जाकर के ना मैकडी में थोड़ी छोटी सी पार्टी कराई थी, और उस पैसे को भी बीच में ही एडजस्ट करना है जो पापा से हमने लिए थे, और पापा को हिसाब देना है जाकर के। तो घपलेबाजी करने से पहले ना हम फाइनल बुक में लिखने से पहले ना एक रफ कॉपी लगा लेते हैं, रफ कॉपी लगाते हैं, ये देख यार यहाँ पे 5 रुपए बढ़ा देता हूँ, यहाँ 4 रुपए बढ़ा देता हूँ, यहाँ ये कर देता हूँ, पापा को कुछ नहीं पता लगेगा। बस इंडियंस तो थे ही, ये पार्टनर तो बच्चों से ही तो पार्टनर बने थे, बड़े हुए थे, तो इनकी रगों में भी वही खून था। तो क्या किया इन लोगों ने पता है? इन लोगों ने ये किया, कहता है एक रफ कॉपी लगा लो। अच्छा जी ठीक है, वही फॉर्मूला जो ये बचपन में लगाते थे पापा से बचने के लिए, रफ कॉपी लगा ली इन्होंने, रफ कॉपी लगा ली, और रफ कॉपी के अंदर है ना, कहते हैं सर सारे के सारी जो एसेट्स और लाइबिलिटी हमने बढ़ाई है ना वो लिखो, या डिक्रीज की है ना वो लिखो, वो इन्होंने लिख ली। अच्छा देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं दिखाता हूं, भावनाओं में नहीं चलाऊंगा मैं तुम्हारे को, सिर्फ हवा पे नहीं चलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को। यहां पे हमने कोई एसेट्स को इंक्रीज किया या फिर लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया तो डेबिट साइड पे लिख दिया, सॉरी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो वो कहां गई? क्रेडिट साइड पे आ गई। और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो डेबिट साइड पे आ गई, और उससे हमारे को क्या हो गया? हमें आ गए प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, है ना? प्रॉफिट्स आ गए हैं, लॉसेस आ गए। अब ये जिद किसकी थी बताओ? ये जिद किसकी थी कि सर ये जो है क्या नाम है अकाउंट मेंटेन किया जाए, ये जिद थी नए पार्टनर की। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाने की जिद किसकी थी? सर नए पार्टनर की थी। हमने कहा बात सुनो, अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यू को ना उल्टा कर देते हैं। मान लो इन सारी वैल्यूज को बनाने से हमारे पास में क्या आए थे? प्रॉफिट्स आए थे। इन सारी वैल्यूज को बनाने से हमारे पास में क्या आए थे?
प्रॉफिट्स आए थे, तो हम इन सारी वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो डेबिट वाली चीजें हैं ना, ये देखो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ये डेबिट वाली चीजें हैं ना, ये सारी की सारी इधर लिख देता हूं। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे ग्रीन ग्रीन से बनाया है ना, ठीक है। और फिर मेरे पास में जो ये क्रेडिट वाली चीजें हैं ना, ये क्रेडिट वाली चीजें हैं, ये कहां लिख देता हूं, इसके डेबिट साइड पे, इसके डेबिट साइड पे। मतलब देखो लाल से लाल और हरे से हरा मैच कर सकते हो ना। सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो वैल्यू बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएगी। नहीं, देखो मैं बताता हूं कैसे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब जो प्रॉफिट्स थे वो क्या बन जाएंगे, लॉसेस बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे सर, लॉसेस बन जाएंगे। जो प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे थे ना, वो वापस से लॉसेस बन जाएंगे। उल्टा कर दिया ना हमने, उल्टा कर दिया। गिलास को भरा तो पानी अंदर गया, गिलास को उल्टा कर दूं तो सारा पानी गिर जाएगा, वापस निकल आएगा ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट जो थे वो लॉसेस के शेप में आ गए। अब ना हमने एक बात बोली, हमने कहा हाँ भाई नए पार्टनर एक बात बता, तूने ही कहा था ना कि रीवैल्यूएशन करवाओ। कहता है हाँ जी मैंने ही कहा था, और तेरे रीवैल्यूएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट्स आए थे ना। कहता है हाँ जी मेरे रीवैल्यूएशन की वजह से, मेरी जिद की वजह से ये प्रॉफिट आए थे। बोला हमने कहा था कि ये प्रॉफिट्स हमारे को चाहिए। बोला कहता है नहीं, नया पार्टनर कहता नहीं आपने नहीं कहा था, ये मेरी ही जिद पे है। तो तेरी वजह से आज ये हमारे जो प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं रिवर्स करने पे क्या बन गए, लॉसेस बन गए हैं, तेरी वजह से बन गए हैं ना। पर कहता है जी हाँ बिल्कुल सर सही कह रहे हो, मेरी वजह से ही बन गए हैं। बोला अब ना इन लॉसेस को तू हमारे साथ मिल करके शेयर कर, हमारे साथ मिल करके शेयर कर, क्योंकि ये सारा जितना भी कुकर्म हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है, और तेरी वजह से रीवैल्यूएशन हुए, और तेरी वजह से ही हम फंस सकते हैं, वरना हमारा काम तो बिल्कुल सही चल रहा था, ऑडिटर के सामने हम फंस सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या कहते हैं, इस लॉसेस को कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर, न्यू पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में। और किस रेशो में सर, न्यू रेशो में। ठीक है जी सर, न्यू रेशो में। तो अब जो होगा, अब जो होगा हमारे पास में, अब जो होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, इस चीज को फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ वर्क, रफ वर्क। फिर मैं समझाता हूं आगे की जर्नल एंट्रीज क्या हो। यस सर। अब देखो, एक बात सुनना ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से। जब हम, हमारे पुराने पार्टनर क्या थे, हमारे पुराने पार्टनर थे ए बी, और नया पार्टनर कौन था, सी। ठीक है, जब हमने, जब हमने पुराने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर पुराने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, पुराने प्रॉफिट्स को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए और बी को कुछ पैसा मिला होगा, मानते हो। मैं हिंदी में लिखता हूं, मिला। ठीक है, ए को और बी को, सी को क्या कुछ मिला था, नहीं। अच्छा, जब ये लॉसेस हो गए तो वो लॉसेस किस में गए, सारे पार्टनर्स में गए। तो मैं क्या कहता हूं यहां पे, दिया किसने, ए ने, बी ने, और अब की बार सी ने भी, है ना। तो सोच करके देखो, अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर
ए और बी को कुछ भी हुआ हो, मिला ज्यादा हो, दिया कम हो, और फिर मिला आ गया हो, और बी के साथ भी ऐसा ही हुआ, मान लो उसको जब प्रॉफिट्स हुए थे तो 50,000 के हुए थे, लेकिन जब ये प्रॉफिट्स कन्वर्ट हो गए, मान लो टोटल प्रॉफिट्स जो थे वो 1,00,000 थे, मान लो टोटल प्रॉफिट्स कितने थे, 1,00,000 थे टोटल, उसमें से ए को कितना मिला, ए को मिला 50,000, बी को मिला 50,000, सी को मिला ठेंगा। लेकिन जब लॉसेस न्यू रेशो के अंदर एडजस्ट हुए, ठीक है जी, तो 1,00,000 के लॉसेस निकले होंगे वापस रिवर्स करने से। हाँ सर, तो अब इसका शेयर कितना आया, 33,000, यानी कि इसको लॉसेस में शेयर कितना करना पड़ेगा, 33,000, इसको कितना करना पड़ेगा, 33,000, इसको कितना करना पड़ेगा, 34 लगा लेते हैं, 100 लगा बनाने ना इस, ठीक है जी, 34। अच्छा, इसका मतलब इसको बताओ, अब यहां पे कितना है, मिला वाला बात है, यहां क्या है, मिला कितना, कुछ अमाउंट है, 17,000 है ना शायद, हाँ सर 17,000, यहां पे इसको भी मिला 17,000, ठीक है, और यहां पे दिया, यहां पे मिला तो कुछ है नहीं, केवल दिया ही दिया है, यानी कि लॉसेस ही लॉसेस हुए 34,000। ये बात समझ में आई मेरे भाई बहन और माताओं को, जल्दी से बता दो, जल्दी यस सर, से आ बता गई। दो, अगर एक भी बच्चा छूटा, सोचो पोलियो लूट वापस लौटा, जो भी होती है इसकी मेरे को नहीं आई, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए इस कॉन्सेप्ट से। एक भी बच्चा अगर यहाँ पे ऐसा है जिसको ये बात मेरी समझ नहीं आई है, अब भी क्या भी बताने का है, मैं रोक करके बताएगा तुम लोगों को, अब भी क्या भी, ये कॉन्सेप्ट है सर ये माइंड कॉन्सेप्ट है कि सर जब प्रॉफिट्स हुए थे तो ओल्ड पार्टनर्स को मिले थे, तो मैंने 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50 हजार रुपए में, और नए पार्टनर को ठेंगा मिला था, कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब शेयर किए लॉसेस तो तीनों में हुए, और ऐसा क्यों हुआ ये मैंने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि ये सारा का सारा बात किसके साथ में हुई थी, सी की वजह से ही हुई थी। तो हमने कहा भाई सी अब तू लॉसेस में तू भी हमारा पार्टनर बन, तो ये हो गया। अब देखो नेट इफेक्ट देख लो कि प्रॉफिट्स थे कितने के, 50,000, लॉसेस थे 33,000, यानी कि क्या हुए प्रॉफिट्स 17,000, बी के भी प्रॉफिट 17,000, जबकि सी के लॉसेस 34,000। तो अब पता है ये पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, कह रहे बात सुनो भाई साहब, वी आर द गेनर्स, मी ए एंड ही बी आर द गेनर्स, बिकॉज हमें अमाउंट मिलेगा, एंड सी यू आर लूजर, क्योंकि तेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो एक काम करना, एक काम कर मेरे भैया, सी तू एक काम कर, ये रफ कागज जो हमने बनाया है, ये रफ कॉपी जो हमने बनाई है ऑडिटर से बचने के लिए, आजा इसको फाड़ करके कूड़े के डब्बे में फेंक दें, और ये एंट्री बना करके खुद को और अपनी फर्म को बचा लें। सी कहता है यार तुम तो जबरदस्त हो, मैंने तो सही बिजनेस, सही लोगों के साथ में बिजनेस ज्वाइन किया। तो कहने वाली बात क्या है, कहता है बात सुनो, हमें ना एसेट्स की वैल्यू को चेंज करना, ना लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना, एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है जिसके अंदर सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूएट करना है, फिर उनको रिवर्स करना है, और पहले वाले प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर्स में और नए वाले लॉसेस सारे पार्टनर्स में बांट देने हैं, या फिर इसका वाइसा वर्सा। और फिर ये इक्वेशन बना के चेक करना है कि हु आर द गेनर्स एंड हु आर द लूजर। ठीक है जी, तो कितने लोग भी लूजर हो सकते हैं, इसलिए मैंने आर वर्ड बोला, सी के साथ डी भी एडमिट हो सकता है। तो कहने वाला मतलब क्या है, हमने बोला बात सुनो भाई साहब, आप एक एंट्री बना लो। क्या एंट्री बना लो, एंट्री सिर्फ इतनी सी बना लो कि जो लूजर है वो देगा, जो लूजर है वो पार्टी देगा। ठीक है जी, यही चल रहा है हमेशा से,
जब से पार्टनरशिप शुरू किया। क्यों सर, लूजर क्यों पार्टी देगा, वो तो बेचारा लूजर है। अरे मैं समझाता हूं क्यों देगा। नया पार्टनर लूजर है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसकी वजह से पुराने पार्टनर्स के शेयर कम हो रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं। सर हमारे पास में सिर्फ 10 किलो चावल थे, पहले अपन 5-5 किलो दोनों बांटने वाले थे, अब ये तीसरा आ गया, इसके साथ भी बांटने पड़ेंगे। तो कोई बंदा, जो पुराने वाले बंदे होंगे वो सेक्रीफाइस करेंगे ना, और नया वाला पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। कहने का मतलब है यहां पे एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर चाहे वो लूजर था, लेकिन फ्यूचर में तो वो हमारे साथ में प्रॉफिट्स बांटेगा ना। तो इसलिए आज वो एडमिशन के टाइम पे अपने साथ में कैपिटल या फिर गुडविल के साथ में जो चीजें होती थी उसके साथ में हमारे पास में क्या है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट का पार्ट भी हमें देगा। ये क्या है, सारे एडजस्टेड प्रॉफिट ही तो है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी सर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर लॉसेज है उस केसेस में, मतलब फाइनली अगर हमारे पास में लॉसेज आए हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि लॉसेज होंगे तो तू भी बियर करेगा, प्रॉफिट्स होंगे तो भी यहां पे तू हमारे को पार्टी देगा। ठीक है जी। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमारे पास में बन करके आ जाती हैं इस नेट इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी। तो ये 34,000, देखो इसके आगे मैंने इसीलिए लिखा है ना दिया वर्ड लिखा है ना, तो इसको देना पड़ेगा 34,000। किसको सर, ए और बी को। तो जिसको मिलता है उसकी पार्टनर क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है ना। तो इन दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। और इस भाई की कैपिटल क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ओके डन। तो ये था जी हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्रीज बनाएंगे। अच्छा जी, अब मेन तो हमें ना पता है यही करना होता है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हारे को नीचे जाकर के क्वेश्चन किस तरीके का होता है। क्वेश्चन होता है इसी तरीके का, ये देखो। और हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहने का मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी, ये बिल्डिंग, ये सैंडरी डेटर स्टॉक, ये सब लिखे हुए ना, इनकी वैल्यू घटी या बढ़ी ये लिखी हुई है यहाँ पे। लेकिन ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इस रीवैल्यूएशन से भी आगे होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो उनका ट्रीटमेंट हमें अलग से सीखना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट हमें अलग से सीखना पड़ता है। जैसे सर जनरल रिजर्व, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जैसे गुडविल अगर लेकर के आया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमें अलग से वर्किंग नोट जो होते हैं, मतलब मेन क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जिसमें आपसे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछ लेंगे, पार्टनर कैपिटल पूछ लेंगे और बैलेंस शीट पूछ लेंगे नहीं। ठीक है जी। और ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके अंदर है ना इस तरीके के पॉइंट्स भी होंगे कि गुडविल को वेटेड एवरेज पे एडजस्ट करो। तो वेटेड एवरेज पे गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाई हुआ है, लेकिन और भी कुछ चीजें आती हैं उसके लिए। वो क्या क्या चीजें होती हैं वो हम अभी देखते हैं कि सर वो क्या क्या चीजें जो रीवैल्यूएशन के अलावा भी चलती हैं। पहले तो एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, क्योंकि चैप्टर नया है और जिसने आज तक नहीं पढ़ा है वो भैया इन सब चीजों का ध्यान रखना। और ये सारी चीजों को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर आप हमें ना रिकॉर्डिंग भी भेज देना, ताकि अभी तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन लास्ट में बाद में ना जो है आप हमारे साथ रहो बाय वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, मैं भेज दूंगा। ये देखो जी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूं, जरा होल्ड पे रहो।
अच्छा जी, देखो बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। पहले तो ये बताओ रिजर्व्स क्या होती हैं? बोलो बोलो, शर्माओ मत। सर रिजर्व्स है ना, दो तरीके के होते हैं। अच्छा सर, एक होते हैं सर जनरल रिजर्व, और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है जी। देखो जी, जनरल रिजर्व क्या होते हैं और स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है सर, हमने रिजर्व्स बना लिए। पहले तो बनाए किसने? बनाए किसने? सर हमारी एप्रोप्रिएशन थी, हमारी एप्रोप्रिएशंस थी, जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था, चैप्टर के अंदर। यानी कि नेट प्रॉफिट आए थे, नेट प्रॉफिट आए थे, और नेट प्रॉफिट के आने के बाद, सारे नेट प्रॉफिट आने के बाद इसको हम अपने घर ले जा सकते थे, यानी कि पार्टनर्स अपने घर लेकर के जा सकते थे, है ना। उन्होंने कहा नहीं, सारे के सारे प्रॉफिट्स को हम अपने घर नहीं ले जाते, कुछ प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उन्होंने अपना पेट काटा और रख दिया। तो दैट पर्टिकुलर रिजर्व इज नोन एज जनरल रिजर्व, जो वो अपने घर में लेकर के जा सकते थे, लेकिन वो नहीं लेकर के गए। उन्होंने सोचा कि शायद फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत आए तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, या फिर क्या नाम है, जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं सर जो हमें जरूरी चाहिए ही होते हैं, यानी कि जरूरी चाहिए ही होते हैं। यानी कि जनरल रिजर्व का तो पता नहीं है ना कि कोई लाइबिलिटी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, जनरल है, जनरल पर्पस है। एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होता है? भाई मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मुझे है ना एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाना जरूरी है। यानी कि मेरे यहाँ लेबर काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं, और लेबर्स को मुझे कुछ कंपेंसेट करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर कभी कभी किसी लेबर को मुझे काम से निकालना पड़ता है तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो इन कामों के लिए मैंने क्या बना रखा है? एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना रखा है। ठीक है जी। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैंने बना रखा है, ये क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है, मैं इसको क्या बोलता हूं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अच्छा, और कौन सा रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व होता है? सर देखो, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया ना, ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बना लिया। मैंने ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इसका पर्पस क्या है ये सुन लो फटाफट से। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कहीं पे, और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना फ्लक्चुएट करती रहती है, और इससे मेरे को है ना लॉसेस होने का खतरा रहता है। प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं फ्लक्चुएशन में, ऊपर भी जा सकता है। तो मेरे को है ना खतरा बना रहता है, मेरे को खतरा बना रहता है। तो मैं क्या कहता हूं सर? मैं ये कहता हूं कि इसके लिए मैं एक रिजर्व मेंटेन कर लेता हूं, इसके लिए मैं एक रिजर्व मेंटेन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये भी क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है जी। और किसी भी तरीके का कोई भी कंपेंसेशन फंड भी आप ले। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है? अरे देखो, शॉर्ट में ना एक निशानी बता देता हूं। जिन रिजर्व्स के आगे या फंड्स के आगे उनका नाम लिखा हुआ होता है, वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि स्पेसिफाई है कि इसको किस काम के लिए खर्च किया जाएगा, वो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। और जिनके आगे कोई नाम नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है, ऐसा ही सुना है हमने। तो जनरल रिजर्व क्या है हमारे? ऐसे ही है, पड़े हुए हैं, जब कोई लाइबिलिटी आएगी तो हम यूज कर लेंगे, स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर। अब सर जो जनरल रिजर्व है ना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट सर अभी तो आपने बताया था कि जो जनरल रिजर्व है ये फ्री होते हैं, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं। तो ये कहां पे चले जाएंगे? ये ओल्ड पार्टनर्स में चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशो में, क्योंकि इसको बनाया भी किसने था? ओल्ड पार्टनर्स ने ही बनाया था। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, खत्म। किसमें? ओल्ड रेशो। ठीक है सर। अच्छा जी, स्पेसिफिक रिजर्व, ध्यान से सुन लेना इसको, बाद में मत कहना सर समझ नहीं आया। स्पेसिफिक रिजर्व है ना, इसके नीचे 2 एरो बनाओ। ठीक है जी, यहां पे लिखो इफ, दूसरे कलर से लिखता हूं, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ठीक है जी, अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कोई लाइबिलिटी है, क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई कोई लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट है या नहीं है, इसका मतलब मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था और किसी को मुझे कंपेंसेशन देना ही नहीं पड़ा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि भाई मेरे को किसी को कंपेंसेशन देना पड़ा, तो क्या मानूंगा? किसी को कंपेंसेशन नहीं देना पड़ा, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। भाई जिसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो फ्री ही हो गया ना, अब वो स्पेसिफिक थोड़ी रहा, क्योंकि आज के बाद तो नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, सारी चीजें हॉचपॉच हो जाएंगी। तो सर फ्री रिजर्व कहां जाते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? वही ट्रीटमेंट होता है सर जो यहाँ पे किया था। क्या सर? हम लिख देंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, किस रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर, ये भी ओल्ड रेशो। ओके, ये बात समझ में आ गई? इसको फटाफट से नोट करो ताकि मैं आगे लिखूं, क्योंकि मेरे को ये स्पेस चाहिए, मेरे पास में स्पेस लिमिटेड है ना। जल्दी से नोट करो फटाफट से। हाँ जी बच्चों, देखो, अगर स्पेसिफिक रिजर्व जो बने हुए हैं हमारे पास में, उसकी क्वेश्चन के अंदर कोई लाइबिलिटी दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है उसके अगेंस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बात इतनी सी होगी कि 3 सिचुएशन आ सकती हैं। क्या सिचुएशन आ सकती है सर? लाइबिलिटी और रिजर्व इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी, यानी कि हमारा जो रिजर्व हो वो 5 लाख हो, रिजर्व जो है वो 5 लाख है, और लाइबिलिटी जो बताई गई है वो 3 लाख है। ठीक है जी, ऐसे सीन पे क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। अगर रिजर्व 5 लाख का है, लाइबिलिटी 3 लाख की है, तो 2 लाख फ्री हो गया, और फ्री किसके पास चला जाता है सर? पार्टनर के पास में चला जाता है। तो 2 लाख किसके पास में चला जाएगा सर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है सर, ओल्ड के पास ही क्यों जाएगा और ओल्ड रेशो में ही क्यों जाएगा? इसलिए भैया क्योंकि हमारे पास में ये स्पेसिफिक रिजर्व भी कहां कब बने थे? एडमिशन से पहले बने थे, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के पास ही चला जाएगा। अच्छा जी, ओल्ड लिख देता हूं यहां। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या बोलता है? बोलता है रिजर्व जो है ना वो लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट है, यानी कि सर 5 लाख का रिजर्व था और 5 लाख की लाइबिलिटी थी, क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। ठीक है, तो रिजर्व सारा का सारा ही खत्म हो गया, कुछ भी फ्री नहीं रहा, तो बात ही खत्म, पार्टनर्स के पास कुछ नहीं जाएगा। अच्छा जी ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ये आई कि रिजर्व पड़ गया छोटा और लाइबिलिटी हो गई बड़ी, यानी कि लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन रिजर्व, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में क्या होगा? ये देखो, लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी, रिजर्व इज ग्रेटर, लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन रिजर्व। ठीक है जी, लाइबिलिटी बड़ी है। अब देखो सोचने वाली बात है, लाइबिलिटी कितने की है सर? 7 लाख रुपए की लाइबिलिटी, 7 लाख की लाइबिलिटी है। रिजर्व में कितना है सर? 5 लाख है। ओ माय गॉड, हमारा रिजर्व तो छोटा पड़ गया। तो अब लाइबिलिटी कहां रिकॉर्ड होती है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर। ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है ना, हमें पता नहीं था ना कि इतनी लाइबिलिटी आ जाएगी, तो वहां क्या इफेक्ट हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2 लाख रुपए कहां चले जाएंगे?
सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चले जाएंगे और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे? सर फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से तो पार्टनर्स नहीं जाना है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है सर, कोई भी समझता है इस चीज को, कोई भी बच्चा समझ सकता है इस चीज को कि हुआ क्या। कहने वाला मतलब ये है कि अगर रिजर्व्स जो हुए वो ज्यादा हुए लाइबिलिटी से, तो फ्री पार्ट किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। और अगर लाइबिलिटी हुई ज्यादा रिजर्व से, तो सर कर्तव्य किसका है? पार्टनर्स का ही है, लेकिन ट्रीटमेंट होगा थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम बीच में ले लेते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट फाइनली कहां जाकर के मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल में ही जाकर के मिलेगा। अच्छा जी, उसका प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, अब सुनो जी मेरी बात एक ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से, और ये बात जो है ना अभी के अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम ना अपने रिजर्व्स को एज इट इज रखना चाहते हैं, हम ना अपने रिजर्व्स को एज इट इज रखना चाहते हैं, हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, यानी कि जितने हैं बने रहें। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं हमारे पास में रिजर्व्स थे, ओल्ड रिजर्व्स थे, कितने के सर? 1,00,000 रुपए के, और ये रिजर्व्स बने रहेंगे। ठीक है जी, ये रिजर्व्स बने रहेंगे कितने के? सर 1,00,000 रुपए के। तो न्यू रिजर्व्स भी कितने? 1,00,000 के ही बने रहेंगे। ये डिसाइड कर लेते हैं। कौन डिसाइड कर लेते हैं? सर ए, बी और नया पार्टनर सी। ठीक है, डिसाइड कर लिया इन लोगों ने। अच्छा जी, अब आगे की कहानी सुनो कि ओल्ड रिजर्व्स अगर होते तो वो किसके अमंग डिस्ट्रीब्यूट होते? सर वो डिस्ट्रीब्यूट होते ए और बी के बीच में, क्योंकि आज तक सी ने इसके लिए कुछ काम किया ही नहीं था। लेकिन अगर न्यू रिजर्व्स बनेंगे, सोच करके देखो, न्यू रिजर्व्स बनेंगे तो उसमें नए पार्टनर की भी शामिल होना जरूरी है ना, क्योंकि आज से ये, भाई न्यू रिजर्व कब बनेंगे? आज के बाद ही तो बनेंगे ना। तो भाई कौन शामिल होगा? सर नया पार्टनर भी शामिल होगा। अब मान लो कि न्यू रिजर्व्स जो बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं? सर 1,00,000 के ही बन रहे हैं, और उसमें ए का शेयर कितना है? सर 33,000, बी का शेयर है 33,000 और सी का शेयर है 34,000। चाहे ये इक्वली था, लेकिन 1,000 फालतू था, उसको मैंने कहां एडजस्ट कर दिया जी? सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी के अंदर पूरा का पूरा डाल दिया। ठीक है, वैसे 1,000 को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो 333 पर पर्सन यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे ए और बी के अंदर, लेकिन मैं पूरे के पूरे को सी के साथ ही लेकर के जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज क्या यूज करी? मैंने लैंग्वेज यूज करी कि जी सी का शेयर कितना है न्यू रिजर्व्स के अंदर बनाने में। तो यहाँ पे ना रिजर्व्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व्स बनाएंगे। जब रिजर्व्स बनते हैं, ध्यान से सुनना, जब रिजर्व्स बनते हैं तो वो पैसा घर से लेकर के आते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? जब रिजर्व्स, ओल्ड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो इनको पैसा मिला था ना, और जब न्यू रिजर्व्स बनेंगे तो इनको न्यू रिजर्व्स बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये क्या है? दिया। ठीक है, तो ना अब देखो नेट इफेक्ट, ए कहता है और बी कहता है। ए कहता है यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मेरे को 50,000 रुपए देते हो, फिर मेरे से 33,000 ले लेते हो, एक काम करो ना, एडजस्ट करके मेरे को 17,000 दे दो। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं मैं? ये इसमें मैं क्या लिख दूं कि इसको मिलेगा, है ना, मिलेगा। अच्छा, बी कहता है क्या ड्रामे कर रहे हो, मुझे फिर 17,000 रुपए दे ही दो, इसको भी मिलेगा। मानते हो? हाँ सर मानते हैं। और लेकिन देते समय तो इसको ठेंगा मिल रहा था, और लेते समय इसको 34,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? 34,000 रुपए देगा, है ना। तो हमने पता क्या बोला? हमने ये बोला, इन पार्टनर्स ने क्या बोला आपस में? कहते बात सुनो यार, ड्रामे मत करो,
लो दो। हम ना क्या चाहते हैं कि हमारे पास में पैसे ऐसे के ऐसे ही बने रहे, 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है अगर 1 लाख रुपए एज इट इज बना रहेगा तो सी जो है वो 34,000 देगा और 17,000 रुपए जो हैं 17,000 ईच जो है बी को मिलेगा। जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल क्या होती है सर? उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है और जो देगा उसकी कैपिटल सर डेबिट हो जाती है। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे देखो हम क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन होता है? नया पार्टनर जो इनकमिंग कर रहा है सर, वही तो गेनिंग पार्टनर है। अब तो हम पक्के हो चुके हैं। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होते हैं सर? ओल्ड ही होते हैं जनरली। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरा? जल्दी से बताओ फटाफट से, इसको नोट करना है ऐसे के ऐसे ही। सर हम तो अंग्रेज है, हमें तो हिंदी समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, सीख लो मेरे साथ, ऐसे बनाओ अपनी बुक पे, अपने नोट्स के अंदर। ये नोट्स मिले ना सबको? ठीक है जी, चाहे पीडीएफ फॉर्म में होंगे शायद तुम्हारे पास अभी, लेकिन अपनी कॉपी में इसी तरीके से रिकॉर्ड करो, इसी तरीके से रिकॉर्ड करो। यही तरीका है सीखने का। ये मत सोचना कि सर हमें इफेक्ट मालूम है। इफेक्ट मालूम है फिर भी आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करो। इससे क्या होता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करो अपनी कॉपी में। ये लो जी। हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में आया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये किस केस में है? इन केस ऑफ एडमिशन, है ना? हमें क्या सीखना है? इन केस ऑफ एडमिशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर क्या ये सच में सीखना है हमें? नहीं सर, ये तो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन इन चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे वाह सर, मतलब ये और वो दोनों सेम है। अरे उस टाइम तो करवाया ही था ना, खुश हो गए। अच्छा सर, ये वाला टॉपिक तो हमने किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है हम लोग, है ना? तो सिर से एक पॉइंट का तो बोझ हटा, यानी कि ये तो हमने सीखा हुआ है सर। ठीक है, तो चलो फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय सर।